कुर्सी है तेरा जनाजा तो नहीं। कुर्सी है तेरा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं पाते तो उतर क्यों नहीं जाते। मुझे नहीं ज्ञात है कि ये पंक्तियाँ किसने लिखी है और कब लिखी है। बस मैं इतना जानता हूँ, इतना मैंने देखा और सुना है कि ये प्रश्न एक कवि ने नरेंद्र मोदी जी से पूछ लिया था एक सभा में है कि कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मुझे पता नहीं था कि कवि के भीतर भी कोई पत्रकार बैठा होता है। कि कुर्सी है तेरा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं पाते तो उतर क्यों नहीं जाते। और मोदी जी ने मुस्कुरा के इसका सिर्फ इतना ही जवाब दिया था कि मुझे आज पता चला है कि एक कवि के अंदर भी पत्रकार बैठता है, और मुस्कुरा के उन्होंने इस पूरे प्रश्न को टाल दिया। एनीवे, आपने जो भी मेरे उम्र के समकक्ष के लोग होंगे, आपने बेहया का एक पेड़ देखा होगा। एक पेड़ हुआ करता था बेहया, और उसका नाम संभवतः बुज़ुर्गों ने बेहया इसीलिए रखा था कि उसके जितने भी टुकड़े आप करो, कहीं फेंक दो इधर उधर, अगर उसको ज़रा सी भी ज़मीन मिल गई तो वो एक नया पेड़ हो जाता था। दैट्स वाई आई थिंक कि उसको बेहया कहा गया था बुज़ुर्गों द्वारा। और वो बेहया का पेड़ मेरे बचपन काल में, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 15, 20, 25 सालों तक का मैं जब रहा हूँ, तब तक वो बेहया का पेड़ मेरे गांव में बहुत सारा था। मुझे लगता है पूरे देश के कोने कोने में वो बेहया का पेड़ जो है था। लेकिन कालांतर में शायद बेहया के उस पेड़ को भी इतनी शर्म आई होगी बेहया राजनेताओं को देखकर इस देश के, कि वो बेहया का पेड़ बेचारा विलुप्त हो गया, या उसने अपने आप को विलुप्त कर लिया, क्योंकि उसे शायद अपनी बेहयाई पे इतनी शर्म आई होगी कि वो अपनी तुलना इन बेहया और बेशर्म नेताओं से नहीं कर पाया होगा देश के। आज कल की घोषणा है कि गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये घटा दिए गए हैं, और गौरव के साथ जो सत्ताधारी दल है इसका गौरव गान कर रहा है कि मोदी जी ने जो है गिफ्ट दिया है देश को, एक अनूठा गिफ्ट दिया है रक्षाबंधन पे। असल में ये उपहार है या रेवड़ी है। जिस रेवड़ी कल्चर का, रेवड़ी परंपरा का नरेंद्र मोदी जी हमेशा विरोध करते रहे हैं, क्या इस 200 रुपये दाम घटाना, ये एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बता दूं कि चुनाव निकट है। ये मौसम बता रहा है, मेढकों की टर बता रही है कि मौसम जो है बारिश का होने वाला है, यानी चुनाव का मौसम देश में आने वाला है। और तमाम नेताओं ने भी इस ढंग की भविष्यवाणी की है। ममता बनर्जी से लेके नीतीश कुमार से लेके तमाम नेताओं का ये मानना है कि किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जिस ढंग से मजबूत होता जा रहा है देश में, उससे भयभीत है सत्ताधारी दल, और उसे भय लग रहा है कि अगर ये थोड़ा सा और संगठित हो गया, थोड़ा सा और मजबूत हो गया तो वोट तो है ही। पिछली सरकार जो है मात्र 37% वोट पाके, यानी जितने मत पड़े थे उसमें से ओनली 37% वोट पाके मोदी जी 56 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं। इतनी सारी सीटें भी जीत गए वो, क्योंकि विपक्ष का मत बटा हुआ था। सारे दलों के अपने अलग अलग प्रभाव हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। मैं इन दलों की सराहना नहीं कर रहा हूँ। ये सब ये दल नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो जाति के नाम पे चलती हैं, वंश के नाम पे चलती हैं, और तरह तरह के दुर्गुण हैं इनमें। ये लोकतंत्र लायक दल ही नहीं है सही कहा जाए तो। लेकिन अगर ये सारे दल, ये सारे लुटेरों के दल, मैं इन्हें कहूँगा, ये सारे लुटेरों के दल अगर कांग्रेस के पीछे एक साथ खड़े हो रहे हैं तो मोदी जी की कुर्सी को पलट देना इनके लिए कुछ कठिन नहीं दिख रहा है मुझे।
और ये डर मोदी जी को भी है। उनके इंटरनल सर्विस बता रहे हैं कि यू आर गोइंग टू थ्रोन आउट ऑफ द कुर्सी। जिस कुर्सी पे आप गोंद लगा के चिपके हैं वो कुर्सी सहित उठा के फेंक दिए जाएंगे आप। तो उनको ये अब तब याद आया है कि जनता बड़ी पीड़ित है महंगाई से। गैस सिलेंडर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पेट्रोल के दाम घटेंगे, डीजल के दाम घटेंगे। तो ढेर सारे ये उपहार, इनको अब रेवड़ी मत कहिएगा, मोदी जी रेवड़ी नहीं बांटते हैं कभी भी। नो 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 नो, ही इज राष्ट्रभक्त, ही इज राष्ट्रवादी। वो हमेशा जो है जनहित की बात करते हैं। अभी 15 अगस्त पे आपने देखा होगा उन्होंने संबोधन बदल दिया, मेरे परिवारजनों, सारे लोग 140 करोड़ जो लोग हैं मोदी जी के परिवारजन ही तो हैं। उन्हीं की चिंता करके उन्होंने 200 रुपये सिलेंडर का दाम घटा दिया। 9 साल बाद उनको याद आया है, 9.5 साल बाद, नॉट 9 साल, 9.5 साल बाद उनको याद आया है कि अरे गैस के दाम तो बहुत बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं, डीजल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। अनेक आप उपहार आप देखेंगे क्योंकि सीज़न बदल रहा है ना, जैसा कि मैंने कहा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये थोड़ा सा विषयांतर था। मेरा कहने का मतलब है कि वो बेहया का पेड़ भी इन राजनेताओं की बेशर्मी देखकर बेचारा जो है मुंह छुपा के भाग गया। वो कहीं नहीं दिखता है। मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे देश में कहीं बेहया शायद बचा हो, कहीं बेहया जहाँ के नेता उस बेहया से कम बेहया होंगे, शायद वहाँ भी बेहया का अस्तित्व होगा बचा हुआ। अन्यथा मैं अपने एरिया में तो कहीं उसका अस्तित्व नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे बेहया नेता हमारे आसपास पैदा हो गए हैं कि वो 30-30, 35-35 साल से कुर्सियों पर चिपके बैठे हैं और बेशर्मों की तरह। कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई कर्तव्य नहीं, कोई टारगेट नहीं, सिर्फ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे सत्ता से चिपके बैठे हुए हैं। और एकदम से बेशर्म है। ये कह सकते हैं कि इनके लिए कोई नया शब्द तलाशना पड़ेगा। बेहया बेचारा तो चला गया, नहीं तो उससे पूछा जाता है कि भाई कोई और नाम दे के जाओ इन बेहयाओं को जो तुमसे भी ज़्यादा बेहया हैं। तो अनेक बेहया राजनेताओं को आप देखेंगे। इस समय चुनाव का माहौल आ रहा है। आजमगढ़ में मऊ में एक उपचुनाव है विधानसभा का। वहाँ भी एक क्या शब्द दिया जाए, बेहया से नीचे वाला शब्द अभी मैं तलाश नहीं पाया हूँ। जो ही मैं तलाश लूँगा तो बेहया से नीचे वाली जो शब्द होता है मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूँगा। एक उपचुनाव हो रहा, अजीबोगरीब उपचुनाव है। एक नेताजी हैं जिन्होंने उसी सीट से उनको जनता ने जिताया था, समर्थन दिया था, उनको विधायक बनाया था और फिर कुछ सत्ता में गड़बड़ी हुई, उनके आकलन में कुछ गड़बड़ी हुई और वो मिनिस्टर नहीं हो पाए तो उन्होंने उसी विधानसभा जहाँ से वो जीते थे वहाँ से त्यागपत्र दे दिया और उस दल में चले गए जहाँ मिनिस्टर बनने के चांसेस अभी जीवित हैं। तो फिर से उसी सीट पे चुनाव भी लड़ने आ गए। मतलब बेहयाई की कोई सीमा, कोई हद अगर होगी तो क्या कहा जाए, वो सीमा व हद भी अपने आप शर्म खाएगी, टूट जाएगी, शर्मा के हट जाएगी कि भाई मैं हटती हूँ, तुम क्रॉस कर जाओ सारी सीमाओं को। तो इस कदर के बेहया राजनेता हमारे हो गए हैं। पूरा आप लोकतांत्रिक स्वरूप देखिए देश का तो पूरा खंडित और विखंडित है। और जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जो कि संवैधानिक रूप से इस पे रोक है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साफ साफ संविधान हमारा इसके लिए मना करता है। लेकिन सारी संवैधानिक संस्थाएं गूंगों बहरों की तरह बैठी हुई है। ना तो सुप्रीम कोर्ट को चिंता है, चुनाव आयोग तो जो भी सत्ता में होता है उसका गुलाम होता है। CBI, ED वगैरह ये सब तो स्वतंत्र संस्था रह ही नहीं गई। इन्होंने तो स्वतंत्रता की परिभाषा को ही बदल दिया। संविधान ने इनको स्वतंत्र इकाई बनाया है कि ये किसी से प्रभावित होकर काम नहीं करेंगे। ये एक स्वतंत्र इकाई हैं। ये प्रधानमंत्री के विरुद्ध, राष्ट्रपति के विरुद्ध भी उसी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं जिस तरह की कार्रवाई एक आम आदमी के साथ कर सकते हैं। इनको इतना अधिकार दिया हमारे संविधान ने। लेकिन शायद बेहया, वही बेहया के नीचे वाले बेहया वहाँ भी पदों पे बैठे हुए हैं राजनीतिक कारणों से, और उन्होंने अपनी सारी मर्यादाओं को भंग कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो हकीकत यही है। तो कुल मिला के मेरा यही कहने का मतलब, आप बताइए लोकतांत्रिक स्वरूप यानी संविधान में
ये जो हमारा लोकतंत्र है, इसमें चुनाव की प्रक्रिया क्या है आप सब जानते होंगे। सीधी सी प्रक्रिया है कि इनडायरेक्टली जनता ही अपने प्रधानमंत्री को चुनती है। अमेरिका की तरह यहाँ सिस्टम नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए सीधी जनता वोट देती हो और सीनेट वगैरह अलग अलग चुने जाते होंगे। यहाँ एक ही मत पड़ता है, इनडायरेक्टली हम अपने सांसद को चुनते हैं या हम अपने विधायक को चुनते हैं। वो विधायक दल जो है वो मुख्यमंत्री का चुनाव करता है, और ठीक ऐसे ही केंद्र सरकार के लिए हम सांसद चुनते हैं और सांसदों का वो दल जो है अपना प्रधानमंत्री चुनता है। और आज क्या चल रहा है आप देखेंगे। आप देखिए, एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, 2 कार्यकाल बिता चुके हैं, तीसरे कार्यकाल में खुद से ही उन्होंने घोषित कर दिया कि मैं तीसरी बार भी आ रहा हूँ। यानी कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई मीटिंग नहीं है कि एनडीए की कोई ऐसी मीटिंग हुई हो जिसमें सारे दल बैठे हों या फिर भाजपा के सारे सांसद बैठे हों या उनकी कमेटी कोई पार्टी की बैठी हो जिसने ये निर्णय किया हो कि नहीं मोदी जी ही हमारे तीसरे कार्यकाल के भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहेंगे। ऐसा कुछ भी कहीं देखने को नहीं मिला है। यह व्यक्तिवाद की अति है कि एक व्यक्ति में इतना अहंकार आ गया है कि वो बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए ख़ुद को जो है कैंडिडेट घोषित कर देता है और देश भर में घूम के कह रहा है कि तीसरी बार मैं ही आ रहा हूँ। ठीक है, मैं उनकी जो लोकप्रियता है मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं शायद उनकी कार्यप्रणाली जिनको पसंद है, इसीलिए वो सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं आज भी देश के। वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारी जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए। ये जो परंपरा कायम करते जा रहे हैं लोग, जो नेता हैं नरेंद्र मोदी से लेके सब, ये गलत है। ये लोकतंत्र के लिए गलत है। ये एक तरह से अहंकार है, वही अहंकार की उसको कैसे कहा जाए, अहंकार, ये घोर अहंकार है कि मेरे सिवा कौन, मेरे आगे कौन, एक अकेला मैं। इस तरह की चीज़ें लोकतंत्र को बड़े मुश्किल में डाल सकती हैं, जो मेरा अपना मानना है। क्योंकि हिटलर भी कभी ऐसे ही तरीके से पनपा था, घोर अहंकार था उसके अंदर कि हम ये दुनिया भर में आर्य जो है सबसे श्रेष्ठ हैं और उन आर्यों में मैं हिटलर सबसे श्रेष्ठ हूँ। और उसके इस अहंकार ने दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक दिया, लाखों करोड़ों लोगों की जान गई। तो ऐसा अहंकार जो है, ऐसे अहंकार पे अंकुश लगना चाहिए। लोकतंत्र जो है इसका जो संवैधानिक ढांचा बना उसका पालन किया जाना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा जो आज का वीडियो था कि ये चुनाव आने वाला है, आप देखेंगे कि एक से एक बेहयाई आपको दिखेगी, एक से एक कमाल आपको दिखेंगे, एक से एक नाटक और नौटंकी आपको दिखेगी। और फिर जो मैं कहना चाहता हूँ कि अंत में कि उसका कारण क्या है। आखिर ये बेहयाई करके, ये बेशर्मी करके, ये नौटंकी करके, ये सारी चीज़ें करके भी ये सत्ता में बने हुए हैं, तो उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ हम और आप कारण हैं। क्योंकि हमने आज तक वोट देना नहीं सीखा। हम जो है स्वतंत्र वोटर नहीं हैं। हम सब के सब कहीं न कहीं पार्टियों के, जाति के, धर्म के, व्यक्ति के गुलाम बने हुए हैं। तो इसलिए आज मैं इस वीडियो में अपने देश के युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि जो वो उन युवाओं से जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, जो किसी पार्टी का सदस्य होना गौरव का विषय समझते हैं। असल में ये गौरव का विषय नहीं, ये शर्म का विषय आपके लिए कि आपने अपनी स्वतंत्रता को जो है बेच दिया है कहीं। असल में विचारधारा की कोई बात नहीं। अगर आप विचारधारा से जुड़े तब तो बात थोड़ी सी समझ में आती है, लेकिन अधिकांश लोग विचारधारा से नहीं जुड़े हैं, बल्कि व्यक्तिगत लाभ के लिए या फिर जाति के नाम पे या फिर धर्म के नाम पे ही राजनीतिक दलों से जुड़े हैं। तो ऐसे युवाओं से मेरी अपील है कि अगर आप भविष्य के भारत को एक निष्पक्ष, एक खूबसूरत, एक सशक्त, एक समृद्ध, एक विकसित राष्ट्र देखना चाहते हैं, तो वो राष्ट्र भाषणों से नहीं बनेगा, वो राष्ट्र हमारे और आपके योगदान से बनेगा। जब हम और आप अपने कर्तव्यों का और अधिकारों का निर्वहन करना सीखेंगे। तो ये मेरी युवाओं से अपील। आज देखिए हमारी लोकसभा अपराधियों से भरी पड़ी है। क्यों भरी पड़ी है?
कोई राजनीतिक दल नहीं चाहता है, नहीं कर पाता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जो है गलत हैं। हम जो है ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पसंद कर रहे हैं। लोकतंत्र में हमारी जो संसद है हमारे विचारों का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो अगर हमारे लोकसभा में लगभग आधे अपराधी प्रवृत्ति के ऐसे अपराधी प्रवृत्ति जिन पे घिनौने आरोप लगे हों, हत्या, बलात्कार, अपहरण जैसे आरोप हों, ऐसे लोग सांसद बने बैठे हुए हैं, उन्हें हम जिता देते हैं, तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी और आपकी कमी है। हमें बदलना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि स्वतंत्र वोटर बनिए, बी द फ्री वोटर एंड मेरिट पे वोट करना सीखिए। यही जो है यही लोकतंत्र की भी मांग है, यही लोकतंत्र का स्वरूप भी है। लोकतंत्र की संरचना भी इसी आधार पे की गई है कि हम अपने क्षेत्र के बेस्ट वन को, जो सबसे बेहतर होगा, जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे योग्य और काबिल होगा, उसे हम अपना सांसद बनाएंगे और देश के कोने कोने से योग्य व्यक्तियों का जो समूह है वो संसद में बैठेगा और अपने बीच से किसी सर्वश्रेष्ठ को, जो सबसे योग्य होगा, उसे प्रधानमंत्री बनाएगा। लेकिन आज पूरी की पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई है। विपक्ष में अगर कोई योग्य से योग्य व्यक्ति भी जीत के आया है तो उसका सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा लगता है वो कोई अछूत है। लोकतंत्र ऐसा नहीं है। लोकतंत्र का मायने ये नहीं है कि जो पार्टी जीती है उसी पार्टी के लोग ही सरकार में रहें। ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारी संविधान ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। हमारे संविधान ने तो यही परिकल्पना की है, यही संकल्पना की। इसमें ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जिनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। कहां से आए? क्योंकि उनके यहाँ विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। की है, यही उम्मीद की है कि ये सारे सांसद मिलकर देश को चलाएंगे। इनमें से जो योग्य होंगे, जो अधिकतम कर्मठ होंगे, योग्य होंगे, उनको जो मिनिस्टर बनाया जाएगा, उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाया जाएगा। लेकिन आज हालात आप देखिए। मैं पूछता हूँ कि एक नियम बना है, ठीक है, कि जिसको 2 साल की सज़ा हो गई है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि ये 2 साल की सज़ा होने में कितना समय लगता है और फिर अगली अदालत से उस 2 साल की सज़ा पे स्टे लगने में कितना समय लगता है इस देश में। आप सब लोग देख रहे होंगे, किसी को निचली अदालत से 2 साल की सज़ा हुई और अगले ही दिन आप पाएंगे या अगले ही हफ्ते आप पाएंगे कि हाई कोर्ट से स्टे हो गया उसके सज़ा पे और वो फिर से सांसद विधायक बनने के पात्र हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिन लोगों पे अभियोग शुरू हो चुका है, यानी कि जिनके अपराधों की विवेचना हो चुकी है और अदालत में जिन पे अभियोग लग चुका है, अभियोग शुरू हो चुका है, ये घिनौने अपराधों का, मैं राजनीतिक अपराध की बात नहीं कर रहा हूँ। राजनीतिक अपराध इस देश में प्रायः फर्जी होते हैं। जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है विपक्ष के नेताओं को अनाप शनाप तरीके से फंसाने का कोशिश करती है। लेकिन हत्या, बलात्कार, अपहरण, इस जैसे घिनौने अपराध में जो लोग भी संलिप्त हैं, जिनके ऊपर भी एक से अधिक दर्जनों इस ढंग के मुकदमे हैं, वो झूठे नहीं हैं, कतई झूठे नहीं हैं। कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं कर सकता है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को जो है वह हत्या, अपहरण या बलात्कार के मुकदमे में डाल दे। पुलिस के पास भी इतनी नैतिकता होती है, कितनी भी घटिया हमारी पुलिस है, कितनी भी बिकाऊ हमारी पुलिस है, लेकिन ये नहीं कर सकती है। किसी दोषी को वो पैसे लेके या दबाव में, प्रभाव में निर्दोष कर दे, उसको विवेचना में इधर उधर कर दे, वो अलग विषय है। लेकिन किसी निर्दोष को वो हत्या में डाल दे, अपहरण में डाल दे, ये रेयरेस्ट हो सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पुलिस वाला इतना अनैतिक होगा, इतना गिरा हुआ, इतना नीच होगा कि वैसा करता होगा। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी जिनके ऊपर ये गंभीर अपराध के मुकदमे दर्जनों चल रहे हैं, ये सब अपराधी हैं।
इन्हें सज़ा हमारे न्यायालय भले न दे पाए अपनी अयोग्यता के चलते, अपनी लेट लतीफ़ी के चलते, लेकिन ये अपराधी हैं, ये हैं अपराधी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों को भी चुनाव लड़ने पर रोक लगना चाहिए। उनसे कहा जाना चाहिए कि जाइए पहले अपने आप को निर्दोष साबित करिए। जब अदालत आपको निर्दोष साबित कर देती है तब आप लड़िए। जब तक आप पे अभियोग है और आप निर्दोष नहीं साबित होते हैं तो ऐसे लोगों को भी चुनाव पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो ढेर सारे परिवर्तन की ज़रूरत है इस देश में। मैं ढेर सारी चीज़ें हैं कहने को, लेकिन एक वीडियो में नहीं कही जा सकती है। लेकिन इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान मैं ऐसी चीज़ों को लेके अपने विचार, ऐसी चीज़ों को लेके जो मेरा मत है, जो विचार है कि इस भारत को कैसे बदला जा सकता है, कौन कौन से वो बदलाव ज़रूरी हैं, जिन बदलावों को किया जाए तो सच में देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मैं उन बदलावों की पूरी फहरिस्त लेके एक एक एपिसोड में आऊँगा और चर्चा करूँगा आपसे। तो आज बस यही समाप्त करता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि बेहया के पेड़ बेचारे फिर से उगें, क्योंकि ताकि हमारे जो राजनेता हैं वो थोड़ा कम बेहया और बेशर्म हो सकें। तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि हे बेहया के पेड़ों पुनः अवतरित हो, ताकि कम से कम इन्हें एक सीमा रेखा तो दिखे बेहयाई की और बेशर्मी की। कम से कम तुम्हें देखकर ये कहीं रुके तो कि भाई इसके नीचे हमको नहीं जाना है, ये तो हमारे सामने खड़ा ही है। कहाँ हट गए इनकी लाइन से, ये सारी सीमाओं को तोड़ चुके हैं। ये जो भी रिकॉर्ड आपने बना रखे थे बेहयाई के, वो सारे बेहयाई के रिकॉर्डों को हमारे देश के नेताओं ने तोड़ दिया है। तो फिर से प्रकट हो और इनके लिए एक सीमा रेखा तो बनाओ कि कम से कम लिमिटेड रहें, बेहयाई वहीं तक करें जहाँ तक जनता बर्दाश्त कर पाए, जहाँ तक कैसे कहूँ मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है कि इनको क्या कहा जाए। इनको बेहया कहना अति छोटा मुझे लग रहा, अति सूक्ष्म लग रहा है। इनके लिए कोई भारी शब्द का इजाद करना पड़ेगा। मैं फ्यूचर में सोचूंगा अगर कोई ऐसा शब्द मेरे दिमाग में आएगा तो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा कि इन बेहया बेशर्मों को जो 5-5 बार 6-6 बार से विधायक सांसद बने पड़े हैं, वो क्यों कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, और जो लोग सत्ता से एक बार चिपक जा रहे हैं वो क्यों सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं। इंदिरा गांधी की मुझे घटना याद है। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, वो दुर्भाग्यपूर्ण हत्या थी, लेकिन इंदिरा गांधी जब मरी थी तो देश की जनता सड़कों पे आके रो रही थी कि अब देश का क्या होगा, इंदिरा गांधी तो मर गई। तो कहने का तात्पर्य है न तो देश रुका और न तो देश का विकास रुका। इंदिरा गांधी से भी अच्छे लोग आए जिन्होंने देश को चलाया। आज मोदी जी आए हैं, इनकी गौरव गाथा आप सुनिए तो इंदिरा गांधी, नेहरू, सब लोग इनके सामने फ्लॉप हैं। एनीवे मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि किसी के चले जाने से कुछ नहीं रुकता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। पानी अगर तालाब में हो तो सड़ जाता है, वही पानी अगर नदी की धार बन के बहता रहे तो वो हमेशा स्वच्छ रहता है, निर्मल रहता है, पीने योग्य रहता है। तो राजनीति भी ऐसी ही है। राजनीति को एकदम से एक ही व्यक्ति पे केंद्रित हो जाने की जो हमारी आदत है हमारे देश की, कि एक कोई दिख गया तो अब इससे श्रेष्ठ कोई दिख ही नहीं सकता, ये सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार की विचारधारा से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और आप पाएंगे कि श्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ यही हमारे देश में हमारे आसपास हैं। उनको मौका देने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति अनंत काल तक बना रहे। देखिए, किसी व्यक्ति की जो ओवरऑल क्षमता होती है 10 साल बहुत होते हैं। मोदी जी को जो करना था उन्होंने कर लिया। अब वो रेवड़ी और उपहार बांटने के सिवा कुछ नहीं कर सकते हैं। अब मैं सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं व्यक्ति परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति को इतना मौका मत दीजिए कि वह अहंकारी हो जाए और अनाप शनाप करने लगे। तो कुल मिला के मेरा हमेशा से विचार रहा है कि सत्ता परिवर्तन होते रहना चाहिए। नए नए व्यक्तियों को मौके मिलते रहने चाहिए। बूढ़े सड़े हुए बदबूदार जो 5-5, 6-6, 7-7 बार से विधायक हैं वो अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। वो युवाओं को सामने आने ही नहीं देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है कि बदलाव होते रहना चाहिए। नए नए लोगों को ट्राई करते रहिए। देखिए, एक से एक लोग हमारे बीच हैं, खूबसूरत लोग, समृद्ध लोग मेंटली, और मतलब
कायाकल्प कर सकते हैं देश का वो, अगर हम उन्हें संसद में विधानसभाओं में जाने का अवसर दें तो। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं बचा है हमारी राजनीति में। हमारी राजनीति जाति और धर्म के नाम पे इस कदर जो है सड़ चुकी है कि हम सड़े और बदबूदार लोगों को ही अपना प्रतिनिधि चुन रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पद होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण फील्ड है राजनीति, जो देश की दिशा और दशा निर्धारित करती है। उस फील्ड को लेके हम इतने जो है गैर जिम्मेदार हैं, इतने गैर जिम्मेदार हैं कि हम जरा सी हमारे पास अक्ल नहीं है, हम लूटे जा रहे हैं इन्हीं द्वारा, फिर भी हम इन्हीं का गुणगान गा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम शोषक का ही गुणगान गा रहे हैं, हम शोषण के शिकार हैं। जो हमारा शोषण कर रहा है हम उसी के पीछे झंडा लेके दौड़ रहे हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन्हीं देशों में देखने को मिलता है, क्योंकि हम एक ही प्रजाति के हैं, शायद एक ही प्रजाति, एक ही ब्लड है, इसलिए हमारी सोच भी ऐसी है कि जो हमारा शोषक है हम उसी का जयगान करेंगे। तो इससे बाहर निकलिए और एक स्वतंत्र वोटर बनिए। और मैं सारे युवाओं से अपील कर रहा हूँ कि राजनीतिक दलों की रैलियों में जाना बंद करिए, इनकी सदस्यता लेना बंद करिए, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष वोटर बनिए और मूल्यांकन करिए कि कौन सबसे बेस्ट आपके बीच है और उसको वोट देने की आदत डालिए। आप देखेंगे कि देश में बदलाव आएगा। इस तरह से बदलाव नहीं आएगा। ये भाषणों वाली सरकारें जो है, ये झूठ बोलने वाली सरकारें, ये कागजी आंकड़ों वाली सरकारें, ये ऐसे ही मूर्ख बनाती रहेंगी, क्योंकि ये जानते हैं कि हम आप भेड़ और भीड़ हैं। चुनाव जब नज़दीक आएगा तो हम एक बार फिर से जातियों और धर्म के नाम पे बंट जाएंगे और जिनका जितना हिस्सा है वो अपना हिस्सा लेके फिर से सरकार बनाएंगे और हम आप मूर्खों की तरह फिर से उनके पीछे चिल्लाएंगे। आप अगर मेरिट पे वोट नहीं दिए हैं तो आपको कोई अधिकार नहीं है सरकार से प्रश्न करने का। यही वजह है कि हम प्रश्न भी नहीं कर पाते। हम खामोश, गूंगे, बहरे बन के कह सकते हैं शोषण को बर्दाश्त करने के लिए विवश हैं। तो इससे अगर बाहर निकलना आपको है तो सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है। वोट कैसे देना है, वोट देना सीखना होगा। एक निष्पक्ष और स्वतंत्र वोटर बनकर आपको मेरिट पे वोट देना सीखना होगा। बस सब कुछ बदल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना। आगे मैं इस पूरे चुनाव के दौरान मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन चीज़ों को आपके सामने लेके आऊँ जो मुझे लगता है कि जिनको बदलने से ये देश बदल सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।